दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास में जो आज का विषय और टॉपिक है वो है बुद्धि। और ध्यान दीजिएगा, बुद्धि को बड़े बुद्धिमानी से पढ़िएगा, जरूरी है आपके लिए। पहली चीज आती है बुद्धि, और बुद्धि है क्या। एक्चुअल में ये विषय अगर लें तो बुद्धि आज का शब्द नहीं है, प्राचीनतम शब्द है। जब यह प्राचीनतम शब्द है तो बुद्धि है क्या, तो बताया यह जाता है व्यक्ति की तत्परता, ठीक, साथ ही तत्कालीनता, साथ ही समायोजन और समस्या समाधान करने की क्षमता का नाम बुद्धि। समझ में आया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्परता अर्थात कोई भी समस्या आती है तत्काल उस विषय में समायोजन करके समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी घटक या कारक से अगर होता है तो वह कारक और घटक ही क्या है, बुद्धि है। कहने का तात्पर्य ले तो व्यक्ति में जो भी उसके सामने समस्या है अर्थात सापेक्षित समस्या है, उसमें वह रचना करता है, निर्माण करता है और मौलिक चिंतन प्रस्तुत करता है। तो रचना करना, निर्माण करना, सापेक्षिक समस्या के सामने उसका मौलिक चिंतन, योग्यता जो प्रदर्शित होती है, उस योग्यता का नाम ही क्या है, बुद्धि है। अगर हम देखें तो अनेकानेक मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया। वो परिभाषाएं क्या है उन पर ध्यान दे ले। पहली ही परिभाषा है वुडवर्थ की, बहुत आती है एग्जामिनेशन में, ठीक, डैट एग्जामिनेशंस में आप इसे बहुत देखते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दैट मीन्स जो भी कार्य करते हैं तो जिस योग्यता से कार्य करते हैं, वुडवर्थ ने उसे क्या कहा, उसे बुद्धि नाम दिया। दूसरे विचारक हुए टर्मन महोदय। उन्होंने डिफाइन किया बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त ऑलरेडी जानते होंगे, जो चीज नहीं दिखाई देती, उसके विषय में जब आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। एक विचारक हुए बुड्रो, नाम सुना होगा आपने। तो बुड्रो डिफाइन करते हैं कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। दैट मीन्स ज्ञान का अर्जन आप करते हैं किससे, जो भी चीजें आप संग्रहित कर रहे हैं, अभी भी जो अर्जन आप कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, अपनी। और इसीलिए आप देखें एक ही शिक्षक पढ़ाता है विषय को, और जब शिक्षक एक पढ़ाता है तो उस विषय में आपकी अलग अलग बालकों की अलग अलग क्षमताएं, तो वो क्षमताएं के अर्थात बुद्धि का स्तर अलग अलग है। उसी के अनुसार अर्जन ग्रहण करने में आप क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। इस चीज को डिफाइन किया बुड्रो ने। डियरबान महोदय हुए, उन्होंने इसे डिफाइन किया। तो उन्होंने कहा बुद्धि सीखने या अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। अर्थात बुद्धि के माध्यम से आप नई नई चीजें जो नीड्स हैं, आवश्यकता है, आपके लिए जरूरत बन रही है, उन्हें साथ ही अनुभवों से लाभ उठाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल आता है, एक बच्चा, ठीक, एक जानवर के रूप में आप सुन चुके हैं, कई किंवदंतियां आती हैं, कहा जाता है दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर सीखती है। दैट मीन्स बिल्ली को क्या हो गया, अनुभव हो गया। या एक एग्जाम्पल आता है, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, तो छोटे बच्चे के बारे में बताया गया। एक छोटा बच्चा है, आग जल रही है, आग में एक बार वह हाथ रखता है और जल जाता है। उसे अनुभवजन्य स्थितियां प्राप्त हो गई, अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त हो गया, और वह अब आग अगर जलती है तो वो आग से दूर भागता है। आप प्रयास भी करें तो क्यों, क्योंकि अनुभव से उसने लाभ उठाया। इस चीज को डिफाइन किया किसने, डियरबान महोदय ने। अन्य विचारकों के भी विचार आते हैं, उन पर भी ध्यान दे लेते हैं। और क्यों ध्यान देना जरूरी, ये कोटेशंस, ये डेफिनेशंस, परिभाषाएं अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ध्यान दे लीजिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए और इन्हें राइटिंग भी कर लीजिए, ठीक है।
इसलिए कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में आप इनसे दो चार होंगे, या ये एग्जामिनेशन में ये डेफिनेशंस बखूबी आपसे पूछी जाएंगी। चले आगे, इतना क्लियर है? चले, इसके बाद कई अन्य मनोवैज्ञानिक हैं और उन मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज को डिफाइन किया है। अन्य मनोवैज्ञानिकों में किनका किनका नाम आता है प्रमुखता से, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक विचारक और है हैनमान महोदय, नाम आपने सुना होगा। किसका? हैनमान महोदय का। हैनमान महोदय क्या डिफाइन करते हैं? तो हैनमान महोदय ने डिफाइन किया, बुद्धि के दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। उन्होंने क्या बताया? बुद्धि के दो तत्व होते हैं। दो तत्वों के बारे में जो बताया उन्होंने, वो तत्व क्या है? तो पहला तत्व उन्होंने बताया ज्ञान की क्षमता। ठीक, ये पहला तत्व है। कई बार आता है ज्ञान की क्षमता को तत्व के रूप में किसने डिफाइन किया? ठीक, हैनमान ने। तो ज्ञान की क्षमता और क्या? निहित ज्ञान। यह हैनमान की डेफिनेशन है। दैट मीन्स दो तत्वों के रूप में बुद्धि को बताया, ज्ञान की क्षमता अर्थात कितना आप ले सकते हैं जो आयु स्तर पर निर्भर करता है, और निहित ज्ञान अर्थात जो अनुभव आदि आपको प्राप्त हुए हैं वो ज्ञान। इस चीज को बताया किसने? हैनमान महोदय ने। एक बड़ा विचार आता है बिने का। डेफिनेशन में बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में बिने के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ध्यान देना, क्या बताया इन्होंने? बुद्धि 4 शब्दों में निहित। अब वो 4 तत्व कौन कौन से बताए जिसमें निहित है बुद्धि? तो पहला है ज्ञान। ध्यान रखना, ज्ञान के साथ आविष्कार। ठीक, पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश। और चौथा आलोचना। ये 4 चीजें बताई किसने? बिने ने। तो ऐसे बहुत सारे विचारक के विचार हैं, इनमें कई विचारकों का नाम और भी आता है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि में सीटेट एग्जामिनेशन में डेफिनेशंस आती हैं, और डेफिनेशंस जानना आपके लिए जरूरी भी है। एक विचारक और हुए, नाम सुना होगा आपने, गाल्टन महोदय का। किसका? गाल्टन। ध्यान देना विशेष रूप से। गाल्टन क्या बताते हैं कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। क्या है बुद्धि? बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। दैट मीन्स बुद्धि से ही आप पहचानते हैं और बुद्धि से ही आप सीखते देखे जाते हैं। एक विचारक और हुए, बर्किंघम महोदय। ध्यान देना, इन्होंने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ध्यान में, जिस चीज से आप चीजों को सीखते देखे जाते हैं वही क्या है? वही बुद्धि है। ऐसे ही कई अन्य विचारक भी आते हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। ये चीजें नोट करते चलना, रिवाइज करते चलना। बहुत सारी चीजें डेफिनेशंस हैं। एक विचारक हैं थॉर्नडाइक।
इन्होंने बुद्धि को डिफाइन किया। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण में उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि। रिवाइज किए दे रहा हूं, सत्य या तथ्य की दृष्टिकोण में उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। एक विचारक और हैं स्टर्न महोदय, इन्होंने भी डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया इन्होंने? तो ये कहते हैं बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। दैट मीन्स ये कहते हैं कि बुद्धि सामान्य योग्यता है जिससे जो भी नई कंडीशन, नई परिस्थितियां आती हैं तो नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर आप समायोजित करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें, सारी परिभाषाओं का सार लें तो यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि अतीत के अनुभवों का प्रयोग, नवीन परिस्थितियों में समायोजन की परिस्थितियों को समझना और क्रियाओं को व्यापक रूप देखने के विषय में योग्यता का प्रदर्शन करती है। कुल मिलाकर कहें तो विभिन्न व्याख्यान विभिन्न बुद्धि के संबंध में विचारकों के विचार यह बताते हैं कि बुद्धि समायोजन है, तत्परता है, तत्कालीनता है, समायोजन के साथ साथ सापेक्षित रचना है, निर्माण है, मौलिक चिंतन की योग्यता है। ये बुद्धि के विषय में क्या है? विचार हैं विचारकों के। साथ ही देखें तो बुद्धि में अगर मोटे तौर पर देखें तो कई निम्न योग्यताएं प्रदर्शित होती हैं। दैट मीन्स बुद्धि के माध्यम से आप क्या करते हैं? सीखते हैं, तो सीखने की योग्यता है। साथ ही हम उन विषयों के बारे में चिंतन करते हैं जो नजर नहीं आ रहे। जैसे आप लोग अपने भविष्य के बारे में कर रहे हैं तो ये क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन है, मतलब जो चीज दिखाई नहीं दे रही। साथ ही इसी बुद्धि से, जैसे अभी आप लोग अपनी सॉल्यूशन समस्याओं का करना चाहते हैं, विषय अध्ययन करना चाहते हैं, तो विषय अध्ययन में क्योंकि इस समय कक्षाएं नहीं चल रही हैं, ठीक है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं, आप अध्ययन अध्यापन की स्थितियों को सुगमता से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने अपनी समस्या का समाधान खोजा किसमें? आपने खोजा कि डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारी कक्षा या अन्य शिक्षकों की कक्षा को आप क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चुन रहे हैं, उन्हें विजुअल देख रहे हैं। दैट मीन्स अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो समस्या समाधान की योग्यता है बुद्धि। ठीक। साथ ही जैसे ही आपने अनुभव किया कक्षा में या इस कक्षा को लिया तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। और उस लाभ के कारण आप लगातार इन कक्षाओं को देखते चले जाओ। और ना सिर्फ आप देख रहे हैं बल्कि अपने मित्रों को भी सुझाव दे रहे हैं। दैट मीन्स जो अनुभव आपने किए उन अनुभवों से लाभ उठा रहे हैं। तो बुद्धि क्या है? अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। साथ ही यह समायोजन है। आपने एक निश्चित समय सुनिश्चित कर रखा है जिसमें आप इन कक्षाओं को देखते हैं। वह रात्रिकालीन हो सकता है, सुबह हो सकता है या दोपहर में हो सकता है। यानी समायोजन कर रहे किसके साथ? अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये बुद्धि की निम्न योग्यताएं हैं। अब बात आती है बुद्धि में विशेषताएं क्या है, खूबियां क्या है। किन पर? विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है विशेषताएं? पॉइंट टू पॉइंट चले तो बुद्धि कैसी है ये बताइए। जैसे ही आपका जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही आई कि बाद में आई? बड़ी रोचक घटना है। और रोचक घटना क्यों है? क्योंकि आप देखें तो जो बुद्धि है यह है क्या? तो सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति स्वयं को और दूसरे को समझता है। सामाजिक स्वरूप में, वैयक्तिक परिवेश में आप अपने साथ ही क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया करते हुए गतिशील होते हैं अपने लक्ष्यों की ओर। इस क्षमता का नाम क्या है? बुद्धि। कहने का तात्पर्य अगर कहूं तो व्यक्ति स्वयं, दूसरों को समझना, साथ ही समाज को समझना, अपने आप को समझना और समाज के साथ अपने आप को समाहित करने के लिए क्रिया करना,
और इस क्रिया से आप गतिशील होते हैं अपने लक्ष्यों की ओर। इस क्षमता का नाम बुद्धि है। क्लियर है ना? अगर हम मोटे तौर पर चलें तो जैसे ही आपके का जन्म हुआ तो जन्म के साथ क्या आई? बुद्धि आई। तो ये क्या है? जन्मजात है। क्या है? इसीलिए इसे कहते हैं जन्मजात शक्ति। साथ ही मैंने आपको बताया तो इसमें क्या है? अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन योग्यता है बुद्धि। साथ ही आप क्या करते हैं इससे? तो जितनी भी चीजें सीखते हैं विभिन्न कार्यों में सहायक। देन आप जितनी भी चीजें सीखते हैं किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम। साथ ही अनुभवों का लाभ। मैंने उदाहरण दिया था आपको किसका? बिल्ली का दूध की जली। साथ ही एक बच्चे की आंख से जलने पर, ठीक, वो क्या है? फिर उसके करीब भी। साथ ही जटिल समस्याएं, जटिल समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से? बुद्धि के ही माध्यम से। साथ ही कोई नई परिस्थिति आती है, क्या आती है? नई परिस्थिति आती है, तो नवीन जो परिस्थिति है आपकी उसमें समायोजन किसके माध्यम से करते हैं हम? बुद्धि के माध्यम से करते हैं। साथ ही जो बुद्धि है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि पर आपके वंशानुक्रम का और वातावरण का। क्या पड़ता है? प्रभाव देखा जाता है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार, माता पिता के अनुसार आप देखते हैं कि बालक और बालिकाओं की कार्य क्षमता, चिंतन योग्यता नजर आती है, देखी जाती है। क्या अगर मैं कहूं तो बुद्धि से ही आप क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी चीजों के बारे में क्या कर पाते? जान पाते। तो ये बुद्धि की क्या है? विशेषता है। मोटा मोटा स्वरूप और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं द टाइप्स ऑफ, अर्थात बुद्धि के प्रकार क्या है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। इतना तो क्लियर है ना? चलें अब चर्चा कर लेते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। बात करते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। वैसे तो अनेकानेक मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से बुद्धि को अपने अपने मस्तिष्क और विचारों के अनुरूप क्या किया गया? बांटा गया, विभाजन किया गया, जिसमें क्षमता, उपयोग, परिस्थिति को आधार बनाया। अब इसके प्रकारों पर अगर गौर करें तो विशेष रूप से इसको वर्गीकृत किया किसने किसने? तो पहला आता है बुद्धि के प्रकारों में, नाम किसका? तो नाम आपने सुना होगा गैरेट का। सुना है? किसका? गैरेट महोदय का। गैरेट महोदय ने बुद्धि के विषय में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया, टाइप्स बताए, उल्लेख किया, तो उसमें 3 प्रकार की बुद्धि बता दी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला मूर्त, दूसरा, क्योंकि मूर्त है तो दूसरा क्या है? अमूर्त, और तीसरा जो टाइप बताया वो बताया सामाजिक। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या है? तो कहा यह गया कि
जिसका संबंध किससे है? गामक और यांत्रिक बुद्धि से है। किससे किससे? वर्ड याद कर लेना, गामक और यांत्रिक। दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। गामक और यांत्रिक का संबंध किस बुद्धि से? मूर्त बुद्धि से है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे यंत्र और संयंत्र काम करते उसी प्रकार से जहां पर क्या किया जाता है, जो चीजें सामने हैं और सामने जो चीज है मूर्त है, दिखाई दे रही हो, उसमें जब आप गतियां करते हैं, यांत्रिक, यंत्र जैसे, मतलब जो आपने देखा, जैसे यंत्र में जो चीज फीड कर दी जाती ना, ठीक है, रिकॉर्ड वैसे चलता है। तो यहां पर भी स्थिति कैसी है? जब यंत्रों और मशीनों के जैसे, या सीधा सीधा मैं कहूं रट लिया जाए, क्या कर लिया जाए? रट लिया जाए। तो रट लिया, यंत्र भी क्या कर रहा था? आपने जो फीड कर दिया, जो डाल दिया, वो यथावत आपके सामने। यहां पर भी है, जो चीजें सामने हैं उसके बारे में आपने जो भी देखा, जो भी समझा, एक यंत्र के जैसे, मतलब चिंतन आपका विशेषीकृत रूप में नहीं था, सामान्य रूप में ही था, और आपने उसे हूबहू वैसा ही क्या कर लिया? अपना लिया। इसे हम क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि। और मूर्त बुद्धि के विषय में बताया जाता है कि ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे आप कारीगर को ले, देखा ना, उसने वो कन्नी चलाना देखा, देखते ही लेबर देखती है और देखते ही क्या कर देते हैं? अरे मैंने, अच्छा ऐसे उठाना है, ऐसे डालना है, ये करना है। और उन्होंने उसी तरीके से हूबहू, जैसे आपने देखा होगा, लेबर्स को देखा होगा, औद्योगिक कार्य, उन्होंने कहा चीजों को लेना, पटकना, फेंकना, फेंकने का तरीका, ईंटों को फेंकने का तरीका, ये सारी चीजें तो हूबहू वैसे ही करने लगते, सोचते समझते नहीं। उन्होंने कहा यही तरीका क्या है? सही। इस तरीके की बुद्धि को तो औद्योगिक कार्यकर्ताओं में, कारीगरों में, मैकेनिकों में जो बुद्धि पाई जाती है वो गामक और यांत्रिक है, यंत्र जैसी है, अर्थात जो नजर आ रहा है उसी को हूबहू अपना लेते हैं। सोचने समझने का, विशेषीकृत चिंतन का कोई स्वरूप नजर नहीं आता। इसे हम कहते हैं मूर्त बुद्धि, जो गैरेट ने बताई। दूसरा है अमूर्त। अमूर्त बुद्धि जो है, इसका संबंध किससे है? तो ये पुस्तकीय ज्ञान से है। किस ज्ञान से? पुस्तकों के ज्ञान से। और कहा गया, अब जब पुस्तकों का ज्ञान है तो ज्ञानार्जन में व्यक्तियों की विशेष रुचि होती है। व्यक्ति अध्ययन अध्यापन के साथ चिंतन करते हैं, और यह चिंतन निर्माणात्मक होता है, रचनात्मक होता है। ध्यान देना, अर्थात विशेषीकरण होता है। जैसे एक फिलोसफर है, एक डॉक्टर है, नई नई समस्याएं आ रही हैं, उन्हें देख रहा है वह, और देखने के साथ वह अपना भी चिंतन प्रयोग करता है। दो बीमारियां, दोनों के सिम्टम्स लगभग मिलते हैं, लेकिन उसमें अनुभवों के माध्यम से, विशेषीकरण के स्वरूप में वह चिंतन करते हुए समस्या को क्या करता है? हल करता है। एक चित्रकार है, लाइनों से आकृति बना देता है। आपको लगता होगा ये कैसे कर रहा है, और वो कर देता है। ये उसकी निर्माणात्मकता है। एक साहित्यकार है, कहते नहीं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जहां सोच की स्थितियां नहीं पहुंच, जहां आप पहुंच नहीं पाते, वहां आप अपनी सोच से जो चीज नजर नहीं आ रही वहां तक पहुंचने की कवायद और कोशिशें नजर आती हैं। किनकी? साहित्यकारों की। तो यहां पर विशेषीकृत, इसे कहते हैं अमूर्त बुद्धि। तीसरी बुद्धि का जो स्वरूप बताया उन्होंने वो है सामाजिक, जिसका यथा नाम तथा गुण, अर्थात सामाजिक कार्यों से रुचि, मानव संबंधों से परिपूर्ण। इस चीज में आपने अक्सर देखा होगा, तो जितने लोग एनजीओ, समाज सेवी होते हैं, या राजनेता होते हैं, या कूटनीति के जानकार होते हैं, वह इस बुद्धि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? सामाजिक संबंध बनाने के लिए। जैसे व्यवसायियों को भी देखें, कूटनीतिज्ञों को देखें, तो ये जिस तरीके से चीजों को करते हुए बुद्धि कौन सी? ये सामाजिक बुद्धि। और नेता वगैरह में इस बुद्धि का, सफल नेताओं में इस बुद्धि का होना क्या है? अवश्यंभावी, अर्थात इसके बगैर वो सफल नहीं हो सकते। ये चीज डिफाइन की किसने? गैरेट ने। क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। इसके साथ इसके टाइप को बताते हुए थॉर्नडाइक महोदय,
इसके टाइप बताते हैं। इन्होंने भी बुद्धि को 3 तरह से वर्गीकृत किया, अर्थात टाइप्स 3 प्रकार के बताए। पहला इन्होंने जो डिफाइन किया वो है अमूर्त बुद्धि। दूसरा जो इन्होंने डिफाइन किया वो है सामाजिक बुद्धि। और तीसरा जो इन्होंने डिफाइन किया वो है यांत्रिक बुद्धि। क्लियर है? दैट मीन्स अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए, शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान के लिए अमूर्त बुद्धि का प्रयोग इन्होंने बताया। सामाजिक बुद्धि के विषय में समायोजन, व्यवसाय आदि के लिए सामाजिक बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया। वहीं यांत्रिक बुद्धि को भौतिक वस्तुओं के परिचालन के लिए प्रयोग किया। अर्थात अमूर्त बुद्धि यहां पर किसके लिए है? ज्ञान के लिए। सामाजिक बुद्धि का स्वरूप क्या है? व्यवसाय, सफलता है या सामाजिक संबंध है। यांत्रिक बुद्धि भौतिक वस्तुओं का परिचालन, ये डिफाइन किया किसने? थॉर्नडाइक ने। दैट मीन्स क्लियर है, गैरेट द टाइप्स ऑफ 3, थॉर्नडाइक ऑफ टाइप्स ऑफ 3। गैरेट ने जो बताया वो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के बारे में। थॉर्नडाइक ने जो बताया अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि के बारे में। अब चलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की ओर। किस ओर? बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में अनेकानेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। पहला है एक खंड। या एक कारक कहा जाता है इसे। कहा गया इसके प्रतिपादक में जब नाम आ जाए तो नाम कई बार पूछ दिया जाता है। कौन है? बिने है, टर्मन है। ठीक, बिने है, टर्मन है, स्टर्न है, इनका नाम आ जाता है, याद रखना है। एक कारक या एक खंड सिद्धांत किसका है? बिने का है, टर्मन का है, स्टर्न का है। तो इन्होंने बताया क्या? इन्होंने सीधा सीधा बताया बुद्धि कैसी है? अखंड है। कैसी है? अखंड है। दैट मीन्स इसे बांटा नहीं जा सकता। ये क्या है? जब बांट नहीं सकते तो क्या है? अविभाज्य है। क्या है? हम इसे बांट नहीं सकते, अविभाज्य है। या अविभाज्य है तो क्या है? एक इकाई माना गया। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि अखंड अविभाज्य इकाई के रूप में मानी जाती है। व्यक्ति में विभिन्न मानसिक योग्यताएं होती हैं, वो एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं और इस कारण से इसे नाम दिया गया एक खंड सिद्धांत या एक कारक। किसने दिया? बिने ने, टर्मन ने और स्टर्न ने। क्लियर है? अब इसके साथ प्रथम सिद्धांत के बाद अगर बात आती है तो आगे बढ़े। दूसरा है, बड़े आसान है, याद करना भी आपके, दो खंड सिद्धांत। किसकी बात? दो खंड सिद्धांत की। कहा गया इसको देने वाले कौन है? नाम कई बार आ जाता है तो स्पीयरमैन, याद रखना। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने जो दो खंड बताए वो कौन कौन से हैं? तो कई बार आ जाता है, पहला सामान्य योग्यता और दूसरा विशिष्ट योग्यता। दैट मीन्स दो चीजें बताई उन्होंने, स्पीयरमैन ने, सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता।
अब सामान्य और विशिष्ट योग्यता के रूप में दो खंड या दो तत्व बता दिए किसने, स्पीयरमैन ने। अब यहां पर विशेषीकरण आता है कि सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता है क्या, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जहां सामान्य योग्यता या तत्व की बात की तो स्पीयरमैन ने माना, स्पीयरमैन का कहना कि सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट मीन्स इंपॉर्टेंस दी किस पे, तो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी किस पर, जनरल एलिजिबिलिटी पर, सामान्य योग्यता पर। और इन्होंने कहा कि यह योग्यता जन्मजात होती है, हमेशा एक सी रहती है, इसमें मानसिक कार्यों को प्रयोग किया जाता है, हर व्यक्ति में यह भिन्न होती है, अलग अलग नजर आती है। यह जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा होती है वह उतना ज्यादा सफल होता है। भाषा में, विज्ञान में, दर्शन में सामान्य सफलता प्रदान करने वाली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य योग्यता। वहीं विशिष्ट योग्यता के बारे में बताया कि इस योग्यता का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। मैंने कहा ना, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण है। साथ ही यह योग्यता क्योंकि विशिष्ट है अर्थात विशेष संदर्भ में है, अर्थात इससे अर्जन किया जाता है। जैसे आप किसी विशेष फील्ड में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में जा रहे हैं, यांत्रिक विशेषीकरण की फील्ड में जा रहे हैं, आप अच्छे गायक बनना चाहते हैं, अच्छे पेंटर बनना चाहते हैं, सारी चीजें, तो आप विशेषीकृत उस चीज का रियाज करेंगे, उस चीज में संलग्न होंगे, उसका विशेषीकरण रूप प्राप्त करेंगे, तभी आप कुशल हो पाएंगे। दैट मीन्स अलग अलग लोगों में विशिष्ट योग्यता का संदर्भ कैसा होता है, भिन्न भिन्न। कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा पेंटर है, तो विशेषीकरण है। तो जिस व्यक्ति में जो योग्यता ज्यादा होगी, अर्थात अगर आप राइटर हैं लिखने के क्षेत्र में, आप अच्छे वक्ता हैं, बोलने के क्षेत्र में कुशल हुए हैं, ठीक है, टीवी एंकर आदि का आपने कार्य किया है, उसमें आप कुशल होंगे। तो कहा गया, स्पीयरमैन का मानना है कि विशेष रूप से सफल होने के लिए विशिष्ट योग्यता का होना जरूरी है, और उसी विशिष्ट योग्यता में ही आप क्या होते हैं, विशेष होते हैं, उसी फील्ड में आप महान होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहां पर सीधा सीधा स्पीयरमैन ने कहा कि सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता में जो प्रधानता दी, कई बार आ जाता है स्पीयरमैन के द्वारा किस योग्यता को प्रमुखता से बताया गया, तो किससे बताया गया, सामान्य योग्यता। जो जन्मजात है, जो सफलता के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, हर एक समस्या के लिए प्रयुक्त होती है। विशिष्ट योग्यता का संदर्भ विशेष संदर्भ में है, जहां विशिष्ट स्थितियों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा अर्जन की जाती है। यह है किसका, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। इसके आगे बढ़े तो अन्य सिद्धांतों का जिक्र आता है, उन पर भी ध्यान देते चलें। एक आता है तीसरा जो सिद्धांत, उसका नाम है तीन खंड का सिद्धांत। देखिए कितना इजी है, एक कारक, एक खंड, द्विखंड, तीन खंड, तीन खंड यथा नाम तथा गुण, अर्थात बुद्धि के तीन स्तर बताए गए। देने वाले कौन है, याद रख लेना, स्पीयरमैन। ठीक, स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को दिया, त्रिखंड सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है। इन्होंने यहां पर बुद्धि का एक खंड और बांट दिया, और उस खंड को नाम दिया समूह खंड, अर्थात सामान्य बुद्धि या सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, इसके साथ ही क्या, समूह खंड, अर्थात तीसरा खंड जो बांटा। स्पीयरमैन ने ये जो समूह खंड बांटा, इसे अपवाद जनित भी कहते हैं या विवादास्पद सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर समूह खंड या तत्वों का जो वर्गीकरण इन्होंने दिया, उसके बारे में उन्होंने एक चीज शामिल कर दी, पर्यावरणीय घटक का प्रभाव। और कहा गया पर्यावरणीय घटक का जो समूह तत्व स्वरूप है वो कैसा है, वो भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थितियों के रूप में नजर आता है, अर्थात सामान्य समय स्तर में, सार्वलौकिक स्वरूप में वह एक सा नहीं मिलता। इसलिए इसे त्रिखंड सिद्धांत को विवादास्पद सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है, कई बार आ जाए अपवाद जनित सिद्धांत क्या है या विवादात्मक सिद्धांत कौन सा है, किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। इसके बाद आता है बहुखंड सिद्धांत। बात आती है बहुखंड सिद्धांत की।
तो बहुखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो दो लोगों का माना जाता है, कैली का और थर्स्टन का। तो देने वाले कौन है? कैली और थर्स्टन। कैली और थर्स्टन ने इस चीज को दिया। अब कैली और थर्स्टन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया वो कैसा है? तो कैली ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और थर्स्टन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो कैली ने जो प्रमुखता दी बुद्धि में, तो वो कैली ने अपनी बुद्धि के खंड किए, प्रमुखता से इन्होंने जो खंड बताए वो 9 प्रकार के बताए। किसने? कैली ने। तो उस वर्गीकरण को भी देख लें, बहुखंड सिद्धांत के अंतर्गत ही। किसका? कैली के। तो कैली के क्या खंड है? कैली खंड जो उन्होंने बताए। तो कैली ने अपनी पुस्तक में इस चीज का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कई चीजें बताई और 9 खंड प्रमुखता से बताए। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो 9 खंडों को अगर आप देखें, ये 9 खंड आते जाएंगे, आप इन्हें नोट भी करते चलना। पहला उन्होंने दिया रुचि को, दूसरा गामक योग्यता को, देन मीन्स इंटरेस्ट को बताया, गामक योग्यता को बताया। तीसरा सामाजिक योग्यता का जिक्र किया। चौथी चीज उन्होंने सामाजिक योग्यता के साथ साथ सांख्यिकी योग्यता, संख्याओं से संबंधित जो है उसे उन्होंने नाम दिया। सांख्यिकी के साथ साथ उन्होंने शाब्दिक योग्यता, जिसे आप वर्बल बोलते हैं, उसका जिक्र किया। शब्दों की वर्ग पहेली वगैरह आपने देखी भी होगी। इसके बाद शारीरिक योग्यता का जिक्र किया, फिजिकल के विषय में बताते हैं। नरमी से एक पहलवान होता है, एक निर्बल होता है, ये। साथ ही इसके बाद उन्होंने संगीत, संगीतात्मक योग्यता का जिक्र किया। देखा होगा ना, कई मुखर होते हैं, कई बाथरूम सिंगर टाइप के होते हैं, ठीक है, कई काक होते हैं, कई कोयल के रूप में होते हैं। साथ ही यांत्रिक योग्यता का जिक्र किया। यांत्रिक योग्यता आप जानते हैं, रटंत विद्या जिसे आप लोग अक्सर कहते हैं। साथ ही स्थान संबंधी विचार योग्यता के बारे में बताया। इस प्रमुखता से आप देखें तो उन्होंने हर चीज का जिक्र किया। ये रही प्रधानता से बहुखंड के अंतर्गत कैली का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान देना, कई बार आता है कि ऑलरेडी अगर आ जाए संख्या में तो 13 का जिक्र होगा, लेकिन प्रमुखता जो आएगी 9 का। तो बहुखंड में जो उन्होंने योग्यताओं का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो देखें तो बुद्धि में 13 योग्यताओं के समूह के विषय में जानकारी दी। किसने? कैली ने। बट प्रमुखता से आ जाए तो 9 योग्यताओं का जिक्र होता है। इन पर ध्यान दे लेना। और एग्जामिनेशन कई बार पूछ देता है कि कैली का दृष्टि, तो उसमें आपको एग्जामिनेशन में ये देखना होगा कि अगर 13 और 9 ये दोनों चीजें देता है तो तब आप 13 में क्लिक करेंगे। बट अगर नहीं आता तो 9 नंबर जो प्रमुखता दी उस पर आप कर देंगे, क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का 13 भागों में था, लेकिन 9 भागों को प्रमुखता से इन्होंने बताया। इसी के साथ जो 9 खंड हैं वो प्रमुखता से ये है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन और आता है थर्स्टन का। किसका? थर्स्टन वर्गीकरण। ठीक, थर्स्टन ने जो बहुखंड बताए तो उसमें भी एक प्रमुखता से चीज आती है।
थर्स्टन ने इन सारी चीजों को डिफाइन किया, और डिफाइन किस रूप में किया, तो इन्होंने अपनी चीजों को डिफाइन करते हुए एक पुस्तक दी। उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि योग्यताएं समूह के रूप में है, और यह समूह विविध खंडों के रूप में विभक्त किया गया है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बताया है। थर्स्टन ने जो योग्यताएं बताई वो इस तरीके से हैं। पहला स्मृति, दूसरा प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरा सांख्यिकीय योग्यता, चौथा शाब्दिक योग्यता, पांचवा तार्किक योग्यता, छठवां निगमात्मक योग्यता, सातवां आगमन योग्यता, साथ ही स्थान संबंधी योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता। कुल मिलाकर कहें तो बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का जो समर्थन किया जाना चाहिए, तो वैज्ञानिकों ने जो तार्किक रूप से इसका विभाजन देखा, तो उन्होंने बताया कि तार्किक विभाजन सर्वदा उपयुक्त नहीं है, अनुचित है, और इसीलिए एक विचारक हुए क्रो एंड क्रो, उन्होंने आलोचना भी कर दी इनकी, और उन्होंने कहा जो तत्व और योग्यताएं बताई गई जटिल मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए, तो यह चीजों को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाते या समझा नहीं पाते। दैट मीन्स यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, इस चीज को डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स कैली और थर्स्टन के विचारों से क्रो एंड क्रो सहमत नहीं है, या ये इन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। साथ ही नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है उसे हम कहते हैं मात्रा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मात्रा सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत के विषय में आता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया, याद रख लेना, थॉर्नडाइक का जिक्र आएगा। इसका प्रतिपादन करने वाले कौन है? थॉर्नडाइक महोदय। इन्होंने बताया, थॉर्नडाइक का मत है कि ह्यूमन, मानव का जो मस्तिष्क है वो निर्भर है स्नायु तंत्र पर, और यहां पर वो कहते हैं कि स्नायु तंत्र की मात्रा पर निर्भर करता है व्यक्ति का मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करेगा, उसमें कितनी बुद्धि है, कितनी ज्यादा है, कितना वह अच्छा कार्य कर सकता है, ये सब कुछ उसके स्नायु तंत्र की देन है। उन्होंने कहा जो रिस्पॉन्स होता है, उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनका आधार जो भी अनुभव हैं व्यक्ति के, वही प्रतिक्रिया का आधार बनते हैं, और भविष्य में जो भी समस्याएं उसके सामने आती हैं, तो वह इन अनुभवों के आधार पर जितना अनुभव जन्म मात्रा होगी उतनी जल्दी वो समस्या का निदान कर पाएगा। इस चीज को बताया किसने? थॉर्नडाइक ने। और इस आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत दिया, तो उन्होंने कहा जितना अनुभूतिजनक मात्रा व्यक्ति के पास होगी उतना ही जल्दी वो समस्याओं को क्या कर सकेगा, हल कर सकेगा। मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं उतनी ही तीव्र होंगी जितना अधिक अनुभव है, अर्थात अनुभव की मात्रा को आधार बताया प्रतिक्रियाओं का। इसी को नाम दिया गया मात्रा सिद्धांत। इसके साथ एक सिद्धांत का जिक्र और आता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, वर्ग घटक सिद्धांत। किसकी बात? वर्ग घटक सिद्धांत की। नाम आ जाता है, किसका दिया हुआ है, याद रखना, थॉमसन महोदय का। नामों की दुविधा में मत फंस जाना। थॉमसन ने बुद्धि को कई विशिष्ट योग्यताओं की विशेषताओं का समूह माना। दैट मीन्स थॉमसन कहते हैं, डॉक्टर थॉमसन कहते हैं कि जो व्यक्ति की बुद्धि है, योग्यता है, ये बहुत सारी चीजें समूह के रूप में व्यक्ति की बुद्धि में निहित होती हैं, और यह एक वर्ग है विशेष तरह का। इस वर्ग के अंतर्गत यह वर्ग जिस स्तर का होता है, व्यक्ति उसी स्तर के कार्य करता नजर आता है। जैसे जिस किसी में व्यावसायिक स्तर या वर्ग स्तर उत्तम है, वो उत्तम व्यवसाय करेगा, अर्थात प्रबंधन, बिक्री, उत्पादन, भंडारण,
जिसमें सामाजिक वर्ग घटक उत्तम है वह नेता बनेगा, ठीक है, साथ ही एनजीओ समाज सेवी बनेगा। इस तरह तो कहा इन्होंने सीधा सीधा सा कि विशिष्ट योग्यताओं का विशेष समूह, जिसे इन्होंने किस रूप में बताया, वर्ग के रूप में, और इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया वर्ग घटक सिद्धांत। देने वाले कौन? डॉक्टर थॉमसन। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये हैं बुद्धि के सारे सिद्धांत, और विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। अब बात आती है बुद्धि की परीक्षाओं की या बुद्धि परीक्षणों की, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। ये रहे आपके बुद्धि के सिद्धांत, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो बुद्धि परीक्षाओं के बारे में बात कर ले। बात आती है बुद्धि परीक्षाओं का मीन्स क्या है, अर्थ क्या है। तो बुद्धि को लेकर अगर देखें तो सामान्य योग्यता के माध्यम से ही हम समस्याओं का समायोजन करते हुए हल करते हैं। गाल्टन ने पहचानने और सीखने की योग्यता नाम दिया किसी बुद्धि को, जो हर एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, जिसका मापन किया जा सकता है मनोवैज्ञानिक रीतियों से। और बौद्धिक और मानसिक योग्यताओं को मापन के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि बालक किस स्तर का है, उसे कितना ज्ञान है, यह योग्यता की स्थितियां उपयुक्त हैं या नहीं। इन सारी चीजों को जानने के लिए ही हम बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से बालक स्तर, बालक की समस्या को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बुद्धि का मापन करते हैं। अब बात आती है कि बुद्धि मापन की उपयोगिताएं क्या है, क्यों जरूरी है बुद्धि को मापना। इसकी उपयोगिताओं का जिक्र करें तो अनेकानेक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी उपयोगिता बताई। जैसे हम एक कक्षा में है, कक्षा में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेक्शन बार बच्चों को बांटना है, तो इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए अल्फाबेट, जाति आदि आधार नहीं है, इसके लिए उपयुक्त आधार बताया जाता है छात्र वर्गीकरण का मानसिक योग्यताएं। दैट मीन्स छात्र वर्गीकरण के लिए बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता होती है। साथ ही छात्र शैक्षणिक मार्गदर्शन, किस बच्चे के लिए किस तरीके का मार्गदर्शन उपयुक्त होगा, इसके लिए जरूरी होता है बुद्धि परीक्षाओं का आयोजन। साथ ही यौन भिन्नताएं, बालक और बालिकाएं अलग अलग हैं, उनका योग्यता रूप अलग अलग है, मानसिक क्रियाएं अलग अलग हैं, और इन चीजों के लिए जरूरी है किसका, बुद्धि मापन का होना। और यौन भिन्नताओं के अनुसार ही सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बालक को बनाने के लिए, बालिका को बनाने के लिए क्या जरूरी है, बुद्धि के मापन की आवश्यकता है, उपयोगिता है। साथ ही छात्र चयन में उपयोगी है, अर्थात हम बच्चे को प्रवेश, आपने देखा होगा प्रवेश के लिए नियमावली होती है, उसमें विशेष विद्यालयों में विशिष्ट प्रवेश प्रक्रिया होती है, उसमें बच्चों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। उसके अनुसार उनकी शारीरिक मानसिक परिपक्वता को देखकर उसमें जो सफल होते हैं उन्हें प्रवेशित कर लिया जाता है, असफल होने पर निम्न स्तर के विद्यालय आदियों की चीजें प्राप्त होती हैं। साथ ही अगर हम देखें तो यह परीक्षण इसलिए भी जरूरी है, छात्रवृत्ति आदि संचालन के लिए जरूरी है। स्वज्ञान, अपने आप का ज्ञान करने के लिए भी बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। अधिगम प्रणालियों का उपयोग, अर्थात किस तरीके से पढ़ाएं, उसके लिए जरूरी है। साथ ही किस व्यावसायिक मार्गदर्शन, कैरियर गाइडेंस देते हैं, उसमें यह जरूरी देखना है कि व्यक्ति या बालक का बौद्धिक स्वरूप क्या है, उसकी योग्यता का स्वरूप क्या है। साथ ही रिसर्च के लिए, अनुसंधानों के लिए जरूरी है। तो यह बात रही बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता की। आगे चर्चा करेंगे कि परीक्षणों के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं, आईक्यू का स्तर क्या है, इस पर अगले आपकी कक्षा में डिस्कशन होगा। बट गौर से पढ़िएगा, बुद्धि को बुद्धि से पढ़िएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बने रहिए।